हल्कू अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। अरे किसी तरह गर्दन तो छूटे। 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपया देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा कि पूस सिर पे आ गया है, बिना कंबल के वो रात को सो नहीं पाएगा, मगर शहना मानेगा नहीं। ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे। कमल के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करते हुए बोली, बन चुके दूसरी तरकीब, जरा सुनूं कौन तरकीब करोगे? हाँ, न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह आधा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी। हाँ। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं। उसने ताक पर से पैसे उठाए और ननकू के हाथ में रख दिए और बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो। हाँ, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पैर के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। घूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट से मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? अब रो। जबरा ने पड़े पड़े दूम हिलाई और अपनी कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सिलाते हुए कहा, मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पछुआ हवा ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, आज जरा मन बहल जाता है। आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पियाल बिछा दूंगा, उसमें घुस कर बैठना, जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनों पे रख लिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करबट लेटता, कभी उस करबट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जैसे इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत ना था। उसने आज उसे इस दिशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। इस विशेष आत्मिक जैसे उसने एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमरा कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया।
रात ने शीत को हवा से झटकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को शांति से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों से रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता, बहुत ठंड है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। अब तो रहा नहीं जाता जबरू। चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापे, इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष के ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में जयप्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार। क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है ना? अरे अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले ये तरकीब नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाए। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। अब मुन्नी से कलिए ना जड़ देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी वो। चलो चलो ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर देती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंग कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे वहम हो रहा है। अरे मुझे भी कैसा धोखा। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने आप को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दबाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ता। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लियो 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 लियो, हो हा 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 हा, लियो 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 लियो, हा 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 हा। जबरा फिर भौंक उठा। वो बार बार भौंके जा रहा था। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। इस फसल को देख देख कर गाँव के लोग जला करते थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि फिर वह बुझते हुए लाभ के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था।
आक्रमणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास जमीन पर वह चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, यहाँ आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसे भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बताई। अरे मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ था और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी और बोली, अभी खेती करना छोड़ दो और मजदूरी करना शुरू कर दो। कम से कम एक वक्त की रोटी तो सुकून से खाएंगे। हल्कू प्रसन्न होकर बोला, हाँ, मजदूरी ही ठीक है। कम से कम रात में ठंड में खेत पर आकर नहीं सोना पड़ेगा।